सी सेट पास आता जा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों की धड़कनें भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ में आपको एक डर भी आ रहा होगा मन में कि यार इस बार सी सेट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा तो उनके मन में डर आ रहा होगा कि जो सेकंड या थर्ड या फोर्थ बार ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा डर उनमें बैठा होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं कि यार सी सेट क्या लेवल आ रहा है और इस लेवल को हम इस बार झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। तो यार मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी सी सेट से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया, हर एक बात को अच्छे से फॉलो करा, तो आप कहीं भी पीछे नहीं छूटेंगे। आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि आप सभी ने बेसिक्स हर एक चीज के कंप्लीट कर लिए होंगे। नॉलेज की कोई कमी नहीं है किसी में भी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि मात्र 15-16 दिन बचे हैं एग्जाम में। तो आज की तारीख में अगर कोई आपको ये बोले कि सर आज मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं, 15-16 दिन में सी सेट निकलवा दोगे क्या? देखो, जिसका मैथ्स अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, वो निकाल सकता है, लेकिन जिसका नहीं है वो बिल्कुल नहीं निकाल सकता। मुंह पे बोल रहा हूं मैं आपके, क्योंकि एकदम सत्य है और सत्य बिल्कुल सत्य ही रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है समझना कि भाई आज इस सेशन में मैं ऐसी क्या बातें कहने वाला हूं जो आप फॉलो करेंगे तो आपके 90+ स्कोर करने मतलब 100% आ जाएंगे। और ऐसा मैं दावा भी कर रहा हूं, और दावा मैं कोई झूठा नहीं कर रहा हूं, एकदम 100% सच बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये मेरे द्वारा स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ, उनके जो द्वारा रिजल्ट आया गया है, वो एक्सपीरियंस यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। और उस बात को सिर्फ समझने नहीं है, हमें हमें एक एक चीज को अच्छे से फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले दो चीजों पे हम यहां पे चर्चा करेंगे। पहला कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, है ना, और दूसरा कि हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। इन दो मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही दो मुद्दे हैं जो आपको एग्जाम को क्लियर कराने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात कि इंक्रीज कैसे करें अपनी स्पीड। तो जैसे मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको भाई अपनी कैलकुलेशन की स्पीड पे काम करना है। आप अभी तक जो भी कर रहे हैं सब करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, लेकिन मात्र 15 से 20 मिनट अलग से निकालिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए। दो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए थे, एक मैथ ट्रिक्स के नाम से है और एक और करके है मैथ स्पीड करके कुछ और है। मैं उसको अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता दूंगा। उन एप्लीकेशन को लेके आपको बस जब भी आप फ्री रहें, मोबाइल आपके चलाने की इच्छा हो फ्री टाइम में, उस टाइम पे मोबाइल चलाने की जगह, सोशल मीडिया देखने की जगह बेस्ट है उस एप्लीकेशन पे 10 से 15 मिनट दे दें। 100% आपके 10 से 15 दिनों में अगले दिन आप इस अपनी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और कॉन्फिडेंस भी आपके मन में एक आएगा। कैलकुलेशन की स्पीड के बाद हम बात करेंगे स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, परसेंटेज की वैल्यूज और स्पेशल नंबर्स जो कुछ होते हैं उनकी वैल्यूज को याद करना। तो स्क्वायर्स आपको याद करने कहां तक? भाई स्क्वायर्स का मैंने आप सभी को बताया था कि कम से कम आपके 25 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। और जो ट्रिक्स भी मैंने आप सभी को बताई थी स्क्वायर्स निकालने की, वो 30 तक के स्क्वायर्स को याद करने पे बहुत इजीली एप्लीकेबल है ही। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स की ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। क्यूब्स आपको कम से कम 20 तक के, नहीं तो 15 तक के तो क्यूब्स याद होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद परसेंटेजेस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। क्योंकि 2 घंटे में आपको 80 सवाल अटेम्प्ट तो करने हैं, लेकिन आपको सही कितने ज्यादा सवाल आपके होंगे, एक्यूरेसी कितनी ज्यादा आपकी बैठेगी, और उस प्रेशर को आप कितना अच्छे से झेल पाएंगे, उस प्रेशर में कितने ज्यादा सवाल कर पाएंगे, ये सब जो है ये छोटी छोटी चीजें डिफाइन करेंगे जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। इसलिए हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। अगर कोई आपको बोले कि यार बेसिक नहीं, तू तो एडवांस के क्वेश्चन कर, ये सवाल ही नहीं आते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्यों बेसिक पे अटका हुआ है? अपन तो हाई फाई सवाल देखते हैं जो सी सेट में आ रहे हैं, जो कैट में आ रहे हैं सवाल, वो सब उठा के देख लेते हैं। नहीं, आपके बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है, आपकी अगर जड़ें मजबूत नहीं है, तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रियल ट्रुथ। तो आपको अपनी जड़ों को मजबूत करना है, बेसिक्स को थॉरोली रिवाइज करते जाइए, बार बार करते जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स पढ़िए,
नंबर सिस्टम के बेसिक्स पढ़िए, उसके बाद आप है ना रेशनल नंबर्स के पढ़िए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके स्पीड डिस्टेंस टाइम हुए, टाइम एंड वर्क हुआ, इन सब के मेंसुरेशन हुआ, सबके बेसिक्स को कवर करते जाइए। सर्कल की कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़िए आप। हाँ, सर्कल की थ्योरम्स अभी तक हमने कवर की नहीं है, वो मैं आपको बता भी दूंगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी सर्कल की थ्योरम्स। और मैं कुछ समय के बाद आप सभी के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज और ट्रिक्स आपको समझाऊंगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे अगर आप एग्जाम देने जा भी रहे हैं, रास्ते में भी हैं, वीडियो चलाया और आपने ट्रिक्स रिवाइज कर ली तुरंत। इस तरह के वीडियोस, कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो जो हैं 10-10 मिनट के, ये मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा तुरंत, बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर जल्दी से लेके आइए वीडियो, क्योंकि एग्जाम तो बहुत पास आ रहे हैं, तो जल्दी ही आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, रिवाइज करते जाओ फॉर्मूलाज, बेसिक्स रिवाइज करते जाओ, फॉर्मूलाज रिवाइज करते जाओ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सी सेट के लिए जो भी आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं, उसको आप आफ्टरनून में पढ़ना चालू कर दो, आफ्टरनून में क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, आफ्टरनून में सोना बंद कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखो, किसी भी आदत को डलने में, मैं बार बार आपको बोलता हूं मेरे सेशंस में, कि 21 दिन लगते हैं, आप सभी को मालूम भी है ना, साइंटिफिकली प्रूवन भी है ये चीज। तो आप इस बात को अपने डेली रूटीन में ढालें। अगर आप नहीं डालेंगे, आपको दोपहर में सोने की आदत है, आप बोलेंगे सर हमें तो सोते हैं, एग्जाम दिन नहीं सोएंगे, एग्जाम के दिन आप चाहे नहीं सोएं, आपको नींद आएगी भी नहीं एग्जाम के दिन, लेकिन आपका ये है ना, ये दिमाग, ये आपका उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। तो वो जब एफिशिएंसी नहीं आएगी तो क्या मतलब उसका। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि अभी भी 15 दिन शेष हैं, 15-16 दिन बाकी हैं अभी एग्जाम में, आज 30 तारीख हुई है मात्र। तो इन 15-16 दिनों में रेगुलर बेसिस पे अपनी आदत को डालें, एक रूटीन बनाए अपना, स्मार्ट तरीके से रूटीन बनाए यार। सुबह उठें जल्दी समय से, और सुबह के टाइम पे जीएस पढ़ें, और दोपहर के टाइम पे सी सेट को पढ़ें, और शाम के टाइम पे, रात के समय में जो पढ़ने की आपको इच्छा है, जो वीक पोर्शन है वो पढ़ें या रिवाइज कर लें पूरे दिन का। ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो रही स्ट्रेटेजी की बात। फिर हम बताएंगे, फिर हम बात कर रहे हैं मॉक्स की, मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की। बहुत जरूरी है मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करना। आपने मॉक्स शायद बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले रखी होंगी, एंड आई एम श्योर आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मात्र 1 या 2 अटेम्प्ट ही मॉक्स जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे, शायद वो भी अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। काफी सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, 100% मैं जानता हूं। इवन मेरे नोन में भी काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ये वाला अटेम्प्ट भी देने वाले हैं, उन्होंने एक मॉक भी अभी तक छुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि सर अगर स्कोर नहीं आया तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अरे भाई, तुमने 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल तुमने तैयारी करी, पिछले साल जो गलती करी वो क्यों इस साल वापस से रिपीट कर रहे हैं? मॉक्स दीजिए, मॉक्स क्यों नहीं देना आपको, मॉक्स से डरना क्यों है? मॉक्स विल गिव यू द रियलिटी चेक, दैट्स इट। तो मॉक्स अटेम्प्ट करिए और उनको रिवाइज करो, सिर्फ अटेम्प्ट करके उनको छोड़ देना नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपके कौन से टॉपिक के सवाल कहां पे आप वीक पढ़ते हैं, वो उन सवालों को, उन टॉपिक्स को आप फिर से मजबूत करो, ताकि समय रहते आप अपनी कमजोर चीजों पे काम कर पाए, और जो मजबूत चीजें हैं और उसके भी अगर सवाल आपके अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मान लो मेरा नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है लेकिन सवाल नहीं हो पा रहे मुझसे, तो कौन से वाले सवाल, किस पोर्शन के नंबर सिस्टम में सवाल नहीं हो रहे हैं, उस पोर्शन को मैं फिर से स्ट्रांग कर लूंगा, रिवाइज कर लूंगा, उस पर काम कर लूंगा। तो उसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि मुझे एक रियलिटी चेक हो जाए समय रहते, ताकि एग्जाम में मैं वो जाके गलतियां ना कर दूं। तो ये चीजें जो है मॉक टेस्ट के बिना नहीं आती हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बताते ही हैं कि किस तरह के सवाल आने की उम्मीदें हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको एक समझ आ सकता है वहां से। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि मॉक टेस्ट जितने भी आप दें, 5, 6, 10, 15 जितने भी आप दे रहे हैं, उन सभी को रिवाइज कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार करते जाएं, वो भी बहुत कम है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अब सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या बताएंगे, आप तो मैथ्स और रीजनिंग के टीचर हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है कैट का ही पार्ट है। आई वॉज वन ऑफ द एस्पिरेंट फॉर कैट एज वेल, और कैट में मैंने काफी अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा है। हाँ, उस लेवल की नहीं आती मुझे जो लेवल मैं पढ़ा पाऊं आप सभी को, लेकिन मैं गाइड बहुत अच्छे से कर सकता हूं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इन इंग्लिश और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी ज्यादा अच्छी है,
आप कितना अच्छी कॉन्टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन टाइप्स पता होने चाहिए। अजम्पशंस के आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद समरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद ऑथर क्या बोलना चाह रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, टोन से रिलेटेड जो है सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे वेराइटीज हैं, ऐसे 7 8 9 वेराइटीज हैं, वहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो उनको आप एनालाइज करें कि आखिर क्या क्या कहां कहां से सवाल आते हैं, और उनको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार दोहराएं। आपके मॉक टेस्ट में जो सवाल आते हैं उनको अलग से उनको इकट्ठा करें और उनकी प्रैक्टिस करें। मतलब मैं चाहता हूं आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आप है ना 6 से 7 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मिनट के टाइमर के अंदर अंदर जो है सॉल्व कर पाए। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, और विद एक्यूरेसी, मतलब 6 7 अगर अटेम्प्ट करें तो 5 तो आपके सही होने ही चाहिए। ये एक्यूरेसी लेवल आपका होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट यू आर आप डर रहे हैं उससे, बस दैट्स इट। आपको एक डर बैठा हुआ है आपके अंदर और कुछ भी नहीं है। आप आज अटेम्प्ट करने बैठेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका सबसे ज्यादा स्कोर शायद मैथ्स और रीजनिंग से ज्यादा स्कोर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आए। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, दिस इज फैक्ट। भाई मैथ्स और रीजनिंग जितना डिफिकल्ट आता है ना, उतना डिफिकल्ट ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। दिस इज वेरी वेरी ट्रू। अगर आपको बेसिक्स आता है, आपको असम्पशंस की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हैं, आपको टोन मालूम है कि आखिर टोन क्या होती है, आपको समरी निकालनी आती है, ये सारी चीजें अगर आती है ना तो बहुत इजी हो जाता है आप सबके लिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेसिक्स जो है किस टाइप के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। 15 से 20 पैसेज डेली बेसिस पे करें। आज अगर आपने 20 पैसेज अगर डेली बेसिस पे आप करते हैं तो अगले 15 दिनों में आप जो है 300 पैसेज कर लेंगे, और 300 पैसेज की प्रैक्टिस करनी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 300 पैसेजेस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको 300 पैसेजेस में ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि भाई आप किस लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे और कहां कहां गलतियां करते हैं, वो आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में समझने में आप कहां कहां गलती करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती करते हैं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में आपको बस उस टाइप के क्वेश्चन से बचना है, और बाकी जहां पे आप स्कोर कर रहे हैं वो तो करना ही है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे तो करीब 25 से लेके 27 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कभी कभी 30 सवाल भी आ जाते हैं। तो ये मैं मानता हूं कि अगर ये 25 से 28 सवालों में से अगर आप 10 से 15 सवाल भी कर लेंगे ना सही, 10 से 15 सवाल सही कर लेंगे ना, तो देखो काफी ज्यादा आपका जो है काम आसान हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे आप काम कर ही रहे हैं, और अगले 15 दिनों में अगर आपने सी सेट को ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 2 2 घंटे भी देना चालू कर दिए और इस तरीके से आपने काम किया, तो आई कैन अश्योर यू कि यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर एग्जाम्स, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल फॉर श्योर, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है भाई, किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि तीनों सेक्शंस मिला के ही आपको मदद करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। अगर कोई बोलता है आपको कि आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बलबूते पे सी सेट निकाल सकते हैं, या फिर क्वांट्स के बलबूते पे सी सेट निकाल सकते हैं, या फिर रीजनिंग के बलबूते पे निकाल सकते हैं, इम्पॉसिबल, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल। वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो सिर्फ अपनी वाई वाई जुटाने के लिए बोल रहा है आपसे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप 28 27 सवालों में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 25 या 24 सवाल सही कर ही नहीं सकते हो until unless you are very good at it, वेरी वेरी गुड एट इट। आप नहीं कर सकते हैं। आप मैथ्स के 30 32 सवालों में से 30 सवाल या 25 28 सवाल सही नहीं कर सकते हैं until unless you are way too good at it। तो आप, मैं एक नॉमिनल जो नॉर्मल लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं एवरेज, उनकी मैं बात करता हूं। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स को, तीनों सेक्शंस को बराबर वेटेज देके बराबर साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप सी सेट निकाल पाएंगे। ना बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आप सी सेट निकाल सकते हैं, ना बिना क्वांट्स के, ना बिना रीजनिंग के। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द बिटर ट्रुथ, ठीक है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान दें, पीवाईक्यू सॉल्व करें और एडिटोरियल्स को पढ़ते जाएं। देखो आज की तारीख में आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि अब एडिटोरियल्स पढ़ना बंद कर दो, अब मत पढ़ो एडिटोरियल्स, अब आप रिवाइज करो जो आपने पढ़ चुके हैं, उन चीजों को रिवाइज करो, न्यूज़पेपर रीडिंग बंद कर दो। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, एडिटोरियल्स आर वे टू इंपॉर्टेंट, वे टू इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल्स पढ़िए, क्योंकि यहां से आपको नए नए पैसेजेस मिलेंगे पढ़ने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको इससे बहुत मदद मिलती है।
अगर आपने आज तक एडिटोरियल्स पढ़ते हुए आए हैं, ट्रस्ट मी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा जाएगा। आप आराम से 10 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कर सकते हैं। आई एम 110% श्योर ऑन दिस थिंग। बस आपको एक कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है मॉक्स अटेम्प्ट किए जाए। देखो, हमने देख लिया कि क्या क्या हमें करना है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। ठीक है, इन तीनों सेक्शंस में हमने समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमें फॉलो करनी है चीजें, क्या क्या रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, कहां पे ध्यान देना है। साथ साथ उसमें एक बात और ऐड कर लेना कि आप जब भी सवाल करें टाइमर लगा के करें। देखो, मैं आपको फिर भी बता देता हूं यहां पे, ठीक है, यहीं पे बता देता हूं कि देखो मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल है ना, मैं चाहता हूं आप कम से कम 1 आवर के टाइमर में, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम आप है ना कम से कम जो है 30 से 35 सवाल कर पाए। ये आप जो है प्रैक्टिस करना चालू करो। 1 घंटे के अंदर टाइमर लगा के 30 से 35 सवाल लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लगा लो, या फिर आप जो मॉक कर रहे हैं उसमें ही लगा लो, लेकिन 30 से 35 सवाल आपके होने चाहिए। वहीं मैं अगर बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत जल्दी होता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें आपको थॉट प्रोसेस बस, जैसे जैसे आपने पैराग्राफ पढ़ा, आपकी स्पीड अच्छी है पैराग्राफ पढ़ने की, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपसे सवाल हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बोलूंगा कि 1 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, तो 1 घंटे में आप जो है 20-20 मिनट के 3 स्लॉट में करें। ठीक है, 20-20 मिनट की 3 स्लॉट में प्रैक्टिस करें, और हर 20 मिनट में आपको जो है 12 से 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 12 से 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक स्लॉट में सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए है, और मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस ये आपको करनी है। 1 घंटे में 30 से 35 सवाल आपके होने चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, trust me, you are going to do very very good at in your CSET exam on your D day. You are going to excel for sure. Trust me on this thing. ठीक है, बस इस बात को आप समझिए और फॉलो करिए। अब आपको है ना मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये मॉक अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल, एंड दिस इज कंप्लीटली वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे टू अटेम्प्ट एनी मॉक दैट यू आर गोइंग टू गिव। ठीक है, तो ये मॉक्स जो है ये आपके बहुत मदद करेंगे। इसको ध्यान से देखना कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि काफी 90% स्टूडेंट्स को है ना मॉक्स अटेम्प्ट कैसे करना है यही नहीं पता। तो जब उनको मॉक्स अटेम्प्ट कैसे करना है यही नहीं मालूम, क्योंकि उनको बताया तो गया बार बार, लेकिन वो कहीं ध्यान नहीं देते। देखो, ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी कोचिंग में जहां से आपने पढ़ाई की है वहां पे आपको ये बातें नहीं बताई जाती हैं। आपने लाखों रुपए की फीस पे करी है, आप बहुत सारे चैनल्स पे पढ़ रहे हैं, सब जगह ये चीज बताते हैं। हो सकता है कई जगह नहीं बताई गई हो, तो आप एक बार यहां पे भी ध्यान से सुन लो कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बेस्ट चीज बता रहा हूं मैं, हालांकि ये वाली बात जो है बहुत कम लोग जानते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर रीड करना है। क्या सर? पेपर रीड करना है। ठीक है, रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, और इसके लिए आपको जो है 5 मिनट का समय लीजिए आप अपना पूरा। ठीक है, ये 5 मिनट जो है ये आपका डिफाइन करेंगे, दे विल डिफाइन योर नेक्स्ट 90 मिनट्स। यस, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर जितने भी सवाल इन 5 मिनट में आप देखेंगे, आप 5 से 8 मिनट ले लो यार पूरे के पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 से 8 मिनट में जितने सवाल आप देखेंगे ना, वो अगले 90 मिनट के अंदर अंदर आप सॉल्व करेंगे। इन 5 से 8 मिनट में आपको करना क्या है, आपको करना है सेलेक्ट इजी क्वेश्चंस, दैट्स इट। सेलेक्ट इजी क्वेश्चन, सबसे इजी को क्वेश्चंस हैं उनको आप सेलेक्ट कर लो और उनको सॉल्व करना चालू कर दो। ठीक है, पहले 5 से 8 मिनट में आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, यस, इंग्लिश के पैसेजेस भी आपको देखने हैं। अच्छा सर, इंग्लिश के पैसेजेस में क्या देखेंगे ऊपर ऊपर से, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला आपको देखना है क्वेश्चन टाइप। इंग्लिश के पैसेजेस में सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन टाइप। वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना इन पैसेजेस का, वो देखो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर उसमें पूछा जा रहा है समरी, तो आपकी समरी कितनी अच्छी आपको आती है निकालनी, वो आपको मालूम होगी। असम्पशन बेस पूछ रहा है, क्योंकि असम्पशन बेस बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। आर्गुमेंट बेस पूछ रहा है, तो आर्गुमेंट बेस पता चल जाएगा।
टोन पूछ रहा है तो पता चल जाएगा कि आपका कौन सा वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन टाइप स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप उसको सर्कल कर लो कि हाँ भाई मैं फर्स्ट राउंड में इसको करूंगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल मुझे छूने भी नहीं है। ये 5 से 8 मिनट के प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा। मैथ्स में जिस जिस चैप्टर के सवाल आपको आते हैं उस चैप्टर के सवालों को, हाँ भाई ये नंबर सिस्टम है, टिक कर लिया। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम है, हाँ ये मुझे आता है अच्छे से। ये टाइम एंड वर्क का वर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिमाइंडर वाला है, ये यूनिट डिजिट वाला है। आप बस मार्क करते जाओ, आपको पता चल जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स कि आप इस पेपर में किस लेवल पे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। आप फर्स्ट राउंड में जब ये करेंगे ना तो आप है ना कम से कम 45 से 50 सवाल जो है वो मार्क कर लेंगे मिनिमम। दिस इज द मिनिमम, ठीक है। हो सकता है कोई 55 से लेके 55 सवाल तक है ना मार्क कर ले, 55 या 60 सवाल जो है वो फर्स्ट राउंड में ही मार्क कर ले। और 100% ऐसा ही होगा, 90% बच्चे जो है वो इस पार्ट में लैंड करेंगे कि उन्होंने 55 से 60 सवाल जो है मार्क कर लिए। अब क्या करें सर? अब आप सवाल करना चालू करें। जैसे आप सवाल करना चालू करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन 55 से 60 सवालों में से करीब करीब 10 सवाल ऐसे होंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं, इजी लगते हैं देखने में लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, और वो आपने गलती से यहां पे इंक्लूड कर लिया और उनको आपको तुरंत छोड़ देना है। विद इन 1 मिनट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के विद इन 1 मिनट आपको उस सवाल को वहीं पर ही छोड़ देना है, अगर वो जरा भी डिफिकल्ट है तो। Because this will kill your time and you have to attempt only simplest possible questions in this first and second round. पहले राउंड में तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे आसान सवाल करना है, क्योंकि पहला राउंड आपका पहले घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। फर्स्ट आवर में आपका पहला राउंड हो जाएगा, तो पहले 60 मिनट में आपने सबसे सिंपल क्वेश्चन जो थे ना इस पेपर में, जो कि भाई जिसने सीसेट की अच्छे से तैयारी नहीं भी की है वो भी इन सवालों को अटेम्प्ट कर लेगा, वो वाले सभी सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिए यहां पे। अब आप देखो, जब आपने 60 मिनट में ये सवाल अटेम्प्ट कर लिए तो आपका ये बर्डन तो खत्म हो गया कि कोई इजी सवाल आपसे नहीं छूटा है, जिसकी श्योरिटी आपको मिल गई। उसके बाद क्या करना है? अगले 30 मिनट में भाई इसकी ओएमआर फिल कर दो तुरंत। ओएमआर यहां पे आपको तुरंत फिल करनी है, और फिर अगले 30 मिनट में आपको जो सवाल जो टिक किए थे उनमें से जो सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको एक अटेम्प्ट दो, ठीक है, एक और अटेम्प्ट दो, सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन आपको लग रहा है कि हो जाएंगे, थोड़ा समय लेंगे, 1 1.5 2 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो उनको, अटेम्प्ट करो। और साथ साथ में उन सवालों को भी देख लो जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है लेकिन डिफिकल्ट है, तो वो वाले सवाल भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो वो सवाल जब आप कर लोगे तो यहां से आपको मालूम चलेगा। देखो फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं जो है 30 सवाल तो आप कर ही लेंगे, 30 क्वेश्चंस मुझे लगता है यहां से कर लेंगे। और नेक्स्ट राउंड में अगले 30 मिनट में आप जो है मुझे लगता है 10 सवाल तो आप आराम से बना लेंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए? 40 सवाल हो गए, 90 मिनट का समय हो गया है, 40 सवाल आपने कर लिए। यू आर इन द सेफ जोन एज ऑफ नाउ। अब आपके पास आखिरी 30 मिनट बचे हैं, बोले तो 25 मिनट बचे हैं, 5 मिनट सर यहां पे ले लिए, कोई बात नहीं, 25 मिनट आपके पास बचे हैं। अब इन 25 मिनट में ना आपको मात्र 10 से 12 सवाल और देखने हैं जो आपको करने हैं, और जो आपको लग रहा है कि यहां से मेरे छूट गए या फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, उन सवालों को उठाओ और यहां पे सॉल्व करो। डू नॉट टच एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्वाइस। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा उसमें पूरा क्रॉस मार्क कर लो। डिफिकल्ट है एक सवाल और है तो उसको क्रॉस कर दो, उस पर समय अपना जो है व्यर्थ नहीं गवाना है। और बाकी के 25 मिनट में आपको 10 से 12 सवाल आपको खींचने हैं। इवन ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको आंकड़े, ये एकदम मिनिमम है, क्योंकि इससे ज्यादा ही सवाल आप करेंगे। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये 30 नहीं, ये आपको करीब है ना 35 जो है नंबर दिखेगा आपको। 35 सवाल आप पहले 60 मिनट में कर चुके होंगे और उसके बाद ये नंबर आपको करीब 15 के आसपास दिखेगा। तो 15 और 35 कितने हो गए भाई? 50 सवाल आपके यहां पे हो चुके हैं। 50 सवाल का मतलब है आप बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। आपका सी सेट क्लियर होना निश्चिंत है अगर आपने कोई भी मिस्टेक नहीं किए तो। 50 से 55 सवाल सही होते ही आपको क्या करना है? आपने जो सवाल किए हैं जहां पे आपको डाउट है अगर, तो उन सवालों पे जाना है और उन सवालों को एक बार रीचेक कर लें कि अगर आपको लगती है इच्छा तो आप कर लीजिए। आपको कहीं डाउट है कि गलती नहीं की हो मैंने कोई कैलकुलेशन में, तो उनको रीचेक कर लो। अदरवाइज गो अहेड
इन नेक्स्ट 25 मिनट सॉल्व अराउंड 10 क्वेश्चंस फॉर श्योर। 10 सवाल आप करिए और उन 10 सवालों में से जहां पे आप कॉन्फिडेंट है उन सवालों को ओएमआर में फिल करो। जहां आपने 55 से 60 सवाल कर लिए वहां पे रुक जाओ, उससे ऊपर मत करो बिल्कुल भी सॉल्व, क्योंकि फिर आप जो है नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप रिस्क लेना चालू कर देंगे। विदाउट रिस्क ट्रस्ट मी, आप इस प्रोसेस के साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूरा का पूरा फोड़ देंगे, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप सभी को बतानी है। उम्मीद करता हूं सभी को एक एक बात अच्छे समझ में आएगी। देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, रीड क्वेश्चन पेपर थॉरोली, मार्क ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक यू कैन अटेम्प्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड गो। सबसे पहले तो आपको यही करना है। उसके बाद यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 50 टू 60 क्वेश्चंस। जैसे आप पहला राउंड मार्क कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप है ना, आपको ऐसा लगेगा कि 50 से 60 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस विल बी योर इंस्टिंक्ट। आप चाहे तो इस चीज को है ना मॉक्स में जरूर अप्लाई करना है, चाहे तो नहीं, मैं तो बोलूंगा मॉक्स में अप्लाई करो। 4 से 5 मॉक दे लो अगले 10 दिनों में और उसमें आप अप्लाई करके देख लो। आपका स्कोर नहीं बढ़े ना तो बता देना मेरे को कि सर ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की है, मेरी सारी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ मैंने कर रखा है अच्छे से, मैंने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, इवन 80 सिलेबस भी कर रखा है ना। दिस स्ट्रेटेजी विल गिव यू अ एज, दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू गिव यू एन एज फॉर श्योर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत कम आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व फर्स्ट राउंड क्वेश्चंस और उसके बाद सेकंड राउंड के सवाल भी आपको कर देना और फिर ओएमआर फिल कर देनी है। फिर क्या करना है भाई, उसके बाद आपको सबसे पहले तो बाय दिस टाइम यू शुड बी लेफ्ट विद एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट आपके पास बचेंगे एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 35 क्वेश्चंस। दिस इज मिनिमम 35 क्वेश्चंस। ठीक है, आप 30 मिनट पहले, मतलब 90 मिनट का जब आपका समय हो जाएगा ना पेपर का, 1.5 घंटे में आप 30-35 से लेके 40-50 सवाल तक आप सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस के अराउंड मैं मानता हूं अराउंड आप सॉल्व कर चुके होंगे और उसके बाद अगले 30 मिनट में आपको 10 से 15 सवाल खींचने हैं। Now in next 30 minutes go for those questions only whose basics you have covered for sure and are only calculative। जहां पे कैलकुलेशन में समय लग रहा है उनको तभी अटेम्प्ट करिए। ठीक है, लास्ट के 30 मिनट में उनको अटेम्प्ट कीजिए और जिनके कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, जो चैप्टर आपने थॉरोली पढ़ रखा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया है, उसको आप देख लो। और अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली बहुत ही सिंपल होते हैं, लॉजिक होता है उनमें, वो आपके बेसिक जो आपने पढ़े हैं ना चैप्टर्स के, वहां से पूछा जाता है, तो वो आपको 100% हो जाएगा अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को ही अटेम्प्ट करें। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है, उसके बाद भी आपको लगता है कि यार 10-15 मिनट का समय बच रहा है हमारे पास, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं कि सर 2 घंटे में सी सेट का पेपर होता ही नहीं है, बहुत लेंदी पेपर आता है, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है 2 घंटे में। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले आप पहले 5 से 8 मिनट में उन सवालों को टिक कर लो जो इजी क्वेश्चन है और उनको करके रख दो। कहीं ऐसा ना हो कि आप लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में लास्ट में जो आसान आसान सवाल आए हुए थे उस पेपर में वो आपके छूट जाएं, क्योंकि ऐसा 30% 30 से 40% विद्यार्थियों में देखा गया है कि वो यही गलती करते हैं। और सिर्फ यूपीएससी में नहीं, सिर्फ सीसेट में नहीं, हर एक एग्जाम में ऐसी गलती होती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लें, हर एक एग्जाम में होता है, इवन कैट में भी ऐसा होता है, आप सीजीएल में भी जाएंगे वहां पे भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, सभी विद्यार्थियों से यह गलती होती है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि सब लोग करते हैं, और अगर कॉमन मिस्टेक आप लोग कर देंगे तो आप कॉमन से डिफरेंट कैसे बनेंगे हैं? तो आपको यूपीएससी की सीट हासिल करनी है तो ये काम आपको 100% करना पड़ेगा आज से ही, बल्कि अभी से। आप जो भी मॉक देंगे, आज दे रहे हैं या फिर कल देंगे, आप जो भी मॉक, उसमें ये स्ट्रेटेजी को अपनाएं और आपका 10 to 20% स्कोर यूं बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बेस्ट तरीका है किसी भी नई चीज को टेस्ट करने का, बेस्ट तरीका है। आप 2 मॉक्स में टेस्ट करिए, 2 से ज्यादा मत करना, अगर आपको डर लगे तो 2 मॉक्स में आप टेस्ट करके देखना एकदम दिल से, और मुझे बताना इस वीडियो के नीचे कि आपका स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा। नहीं बढ़े तो बताना मुझे कि सर नहीं बढ़ा, फिर मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली कि क्यों नहीं बढ़ा होगा, क्या कारण है, अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़ेगा स्कोर, ये पक्की बात है। ठीक है,
रिवाइज करने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स, बस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स को रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे से, दिल से, रिलीजियसली रिवाइज करो। इसमें कहीं कोई जो है चीटिंग नहीं करनी है हमें कि सर आज मॉक अटेम्प्ट कर लिया लेकिन रिवाइज अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे आराम से, अभी इच्छा नहीं है। ये काम मत करना भाई, ये काम कतई मत करना, ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम मैनेजमेंट की मैंने आपको वैसे तो बीच में शुरू में ही ये चर्चा कर दी, पर फिर भी मैंने आपको बताना जरूरी था इसके बारे में कि टाइम मैनेज कैसे करें। मैंने आपको बताया था कि रूटीन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। 21 दिन का 21 दिन में आदत डलती है, लेकिन 15 से 16 दिन हमारे पास बचे हैं। 15 से 16 दिन आपको यह काम करना है अगर आपको सच में बहुत अच्छा स्कोर लाना है। तो आप उठना चालू करिए 5 से 5:30 के बीच में, ठीक है भाई। 5 से 5:30 के बीच में उठना चालू कर दो डेली। डेली आप 5 से 5:30 के बीच में उठना चालू कर दो। 6 से 12 बजे तक आप जीएस पढ़ो अपनी, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 12 जीएस पढ़ो, कुछ भी मत करो। और उसके बाद 12 से लेकर 1:30 बजे तक टेक रेस्ट, ईट फूड, हैव लंच, ठीक है। ब्रेकफास्ट आप इसी बीच में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंच लो, रेस्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट करने की इच्छा है रेस्ट करो, पढ़ने की इच्छा है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1:30 बजे फिक्स, 1:30 बजे से लेकर 7 या 8 बजे तक लगातार आपको सिर्फ और सिर्फ सीसेट पढ़ना है। दोपहर में 1 या 1:30 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गलती से भी ये काम मत कर लेना अगले 15 से 16 दिन, क्योंकि ये आपकी जो है डिसाइड करेंगे कि आप जो डी डे में जब बैठेंगे एग्जाम देने, तो उस दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे। उस दिन आपका माइंड जो है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ये अगले 15 से 16 दिन की जो हैबिट है ना आपकी, ये डिफाइन करेगी। इस बात को लिख के रख लो, क्योंकि मैं जानता हूं आज रात को जब आप लेट तक पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। जब रात को 10-11 बज जाएंगे, आप सोने की स्थिति में आपको लगेगा कि सर सोना तो सो तो जाना चाहिए क्योंकि सर ने बोला था, लेकिन पढ़ना है हमें, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि उस टाइम पे कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, पढ़ लेते हैं। नहीं करना है, इस बात को समझो। अगले 10 से 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठो समय से, समय से नहीं उठा जाता। मम्मी को, पापा को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी बोलो, सबको बोल दो कि मुझे उठाना है 5 से 5:30 के बीच में, तो उठाना है। पानी डाल दो, कुछ भी कर दो। पहले 10 दिन तक दिक्कत आएगी, लेकिन आखिरी के 5-6 दिन है ना, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये आपके जो डी डे के दिन, जब आप एग्जाम के दिन सुबह उठ के सेंटर तक जाएंगे ना, आपको देखना, आप थैंक यू बोलेंगे आप मुझे आके एग्जाम के बाद कि सर आपने मुझे बताया था इस बात को करने के लिए, और मैंने जो फॉलो करा, मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, एफिशिएंसी के साथ एग्जाम दे के आया हूं। और अगर आपने फॉलो नहीं करा, तब भी आप आके मुझे यही बोलेंगे, बताना कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने फॉलो नहीं किया था और मुझे ये तकलीफें हुई है, आई एम रियली सॉरी, अगले अटेम्प्ट में मैं जरूर इस चीज को फॉलो करूंगा या करूंगी। आप ये चीज सोचेंगे, मैं बता रहा हूं आज भी आपको, तो इस चीज को रिलीजियसली फॉलो कर लेना, पक्की बात। रात को 9 से 11, 2 से 3 घंटे, या 8 से 11 या 9 से 11, 11 बजे तक, मतलब रात को, जो आपकी इच्छा है ना पढ़ने की, रिवाइज करने की, पूरे दिन जो पढ़ा है या तो उसको रिवाइज कर लो, या फिर पुराना कुछ रिवाइज करने की इच्छा है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पढ़ लो, जीएस या सीसेट में से कुछ भी, करंट अफेयर्स कुछ भी पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आप पढ़ लो, रात में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही पढ़ना है या यही पढ़ना है, जो आपकी इच्छा है वो पढ़ो 2 से 3 घंटे। लेकिन 11 बजे आप सो जाओ और सुबह 5 से 5:30 के बीच में उठ जाओ, क्योंकि 6 घंटे की नींद आपको बहुत जरूरी है। 5 से 6 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। 11 नहीं तो 11:30 तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह 5 से 5:30 के बीच में उठने की आदत जरूर डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करेंगे, उसमें से 50% से ज्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं आपको मॉर्निंग रूटीन वाले ही दिखेंगे। और उनसे पूछना जरूर, अगर उनके इंटरव्यू में कहीं पे उन्होंने बताया होगा कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम से पहले अगर कोई रात को भी जगता था तो उसने अपनी आदत चेंज किया नहीं की, और वो जो रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में उठता था तो उसने स्ट्रिक्टली अपना रूटीन मेंटेन रखा आखिर के 15-20 दिन। तो ये होता है, ये आपको करना है भाई, इसके बिना काम नहीं होगा हमारा। इसलिए टारगेट बहुत पास आ गया है, देखो 16 जून बहुत पास आ गया है, आज 30 मई हो चुके हैं तारीख, 16 जून बहुत पास है, टारगेट हमारा बहुत पास है। तो हमें मेहनत उसी लेवल की करनी है, उसी तरीके से करनी है, ठीक है। तो 16 जून 2024 को हमारा एग्जाम है, लगे रहिए अच्छे से, मैं आपके साथ बना हुआ हूं। और आप इसी के साथ जो है, मुझे इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे आपका
बहुत सारा फ्री कंटेंट है आपके लिए, स्टडी के लिए। मैथ्स और रीजनिंग की काफी मैराथन्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी, तो उन सभी मैराथन्स का आप फायदा उठाइए। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, और मुझे सोशल मीडिया पे भी अगर आप एक्टिव हैं तो वहां पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे मैं आपको काफी अच्छा कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराता रहता हूं इस चैनल के लिए। और एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आप उस ग्रुप में भी एंटर कर सकते हैं। तो उस ग्रुप में डिस्कशन चलता रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में, जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहां पे पुट अप कर सकते हैं। I will be there to help you out. Otherwise, other aspirants are definitely going to help you out with your doubts. आप अपना मटेरियल भी, कंटेंट भी वहां पे शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसी के साथ इस वीडियो से मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा, और आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से। और कोई भी डाउट है, कोई भी मन में आपके सवाल है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ओवर द टेलीग्राम ग्रुप, और ओवर एनी सोशल मीडिया हैंडल। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल। लगे रहो, इस बार सी सेट पार पक्की बात। चलो मिलते हैं।